नमस्कार दोस्तों, 24 अगस्त 2020 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की न्यूज में आपका स्वागत है। वैसे तो देखिए दोस्तों, छुट्टी थी तो कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स यहाँ पे हैं नहीं, बट फिर भी चलिए, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें निकल के आती हैं हमारे एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से, उनको तो मैं आपको बताता ही हूँ। और एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से ज्यादा दोस्तों, मैं आपको चाहूंगा कि आप अपनी अप्रोच को थोड़ा बदलिए। ये एग्जाम्स आपको, जो कुछ भी आपकी सोसाइटी में चल रहा है, ये चाहते हैं, ये यूपीएससी का एग्जाम आपसे चाहता है कि आपको अपनी सोसाइटी में होने वाली चीजों के बारे में पता रहे। तो एक इन्फॉर्म्ड सिटीजन की तरह, एक अवेयर सिटीजन की तरह, जो कुछ भी इंपॉर्टेंट न्यूज में चल रहा है वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कोई सेलिब्रिटी से रिलेटेड न्यूज में आजकल लोग ज्यादा इंटरेस्ट रहते हैं, उससे अलावा हमारे देश में क्या चल रहा है वो भी बहुत जरूरी है। उस पर्सपेक्टिव से भी मैं आपको इन न्यूज को बताता हूं। ये जो पहली न्यूज है, फाइंड अ न्यू चीफ, सोनिया टेल्स कांग्रेस, इसके बारे में मैं ऑलरेडी एडिटोरियल में डिस्कस कर चुका हूं, तो उसको डिस्कस नहीं करेंगे। आगे चलते हैं। यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट व्यू पॉइंट निकल के आता है। विद 3 मिलियन केसेस, कोविड-19 अनलाइकली टू अबेट सून, ऐसा एक्सपर्ट्स ने कहा। यानी एक्सपर्ट्स का ये व्यू पॉइंट है कि जल्दी ये कोविड-19 देखिए खत्म होने वाला है नहीं। क्यों नहीं खत्म होने वाला है? चूंकि देखिए 3 मिलियन केसेस ऑलरेडी हो चुके हैं इंडिया में, लगभग 30 लाख केसेस हम क्रॉस कर चुके हैं। 69,239 केसेस आए थे अभी रिसेंटली। लगातार पिछले कुछ 4 दिनों में 69,000 से ज्यादा केसेस इंडिया में आ रहे हैं। टोटल नंबर ऑफ केसेस में हम केवल ब्राजील और यूएसए से पीछे हैं ओवरऑल केस लोड में। हमारी जो डेथ्स हैं टोटल, वो है 56,706। ब्राजील में जितनी डेथ्स हुई हैं उसके लगभग आधे को हम पहुंच चुके हैं, और यूएसए की 1/3 डेथ से हम थोड़े कम पे हैं इस समय पे। अगर टेस्टिंग की बात की जाए तो सैटरडे को इंडिया ने 10 लाख से ज्यादा सैंपल्स को टेस्ट किया। यह भी एक रिकॉर्ड है, एक माइलस्टोन है। वैसे पिछले 5 दिनों के डाटा को देखा जाए तो ऑन एन एवरेज हम लोग 8,90,000 टेस्ट कर रहे हैं एक दिन में। देखिए, ये बुरा फिगर नहीं दोस्तों। इस लेवल की टेस्टिंग जो इंडिया में अभी के लिए हो रही है ना, बहुत जबरदस्त है। 21 अगस्त तक 34.4 मिलियन यानी 3,44,00,000 सैंपल्स टेस्ट हो चुके हैं। एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। बट यहां पे भी देखिए, थोड़ी देर में गलती बताई जाएगी। गलती यह है कि इस अचीवमेंट को करने में हमने समय लगा दिया। फिर यह बोला गया है जितने केसेस कंफर्म हुए हैं उसमें से केवल 23% केसेस एक्टिव है। केवल 7 लाख केसेस एक्टिव है 30 लाख में से, बाकी सब लोग रिकवर कर चुके हैं। और केस फर्टिलिटी रेशियो क्या होता है ये मैं आपको पहले अपनी वीडियोस में बता चुका हूं। यानी कि जितने लोगों को कोविड-19 हुआ और उस कोविड-19 की वजह से जितने लोग मरे, इसको बोला जाता है केस फर्टिलिटी रेशियो। यानी टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स हु आर सफरिंग फ्रॉम कोविड-19 और जितने लोग सफर किए उसमें से मरे कितने, उसको आपने न्यूमरेटर में रखा, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये निकल जाएगा आपका केस फर्टिलिटी रेशियो। ये केस फर्टिलिटी रेशियो आपका 2% से कम है, ये वाली बात बताई गई है। हालांकि केस फर्टिलिटी रेशियो को कैलकुलेट करने में कुछ फ्लॉज बताए जा रहे हैं। उन फ्लॉज को मैंने पहले एडिटोरियल में डिस्कस किया, बट देखिए उन फ्लॉज को जल्दी कहीं कोट मत कीजिए। उसका रीजन दोस्तों ये है, क्योंकि ये गवर्नमेंट डाटा है। गवर्नमेंट डाटा को सीधे सीधे रिफ्यूट करना सही नहीं है। अब यहां पे एक व्यू पॉइंट दिया जा रहा है। एक्सपर्ट्स ये बोल रहे हैं कि देखिए, ये इन्फेक्शियसनेस तो बढ़नी ही थी, कोविड-19 के केसेस तो बढ़ने ही थे। मार्च से ही दुनिया भर की एजेंसीज बहुत सारे एपिडेमियोलॉजिकल प्रोजेक्शंस दे रहे थे, जिनमें पहले ही इंडिया के लिए प्रोजेक्शन दिया जा चुका था। तो जब पहले ही इंडिया के लिए प्रोजेक्शन दिया जा चुका था तो आप पहले ही टेस्टिंग कैपेसिटी को बढ़ाते। आपने टेस्टिंग कैपेसिटी को बढ़ाने में इतना देरी क्यों की? फिर एक व्यू पॉइंट यहां पे ये भी निकल के आ रहा है। ये व्यू पॉइंट दिया है डॉक्टर जैकब जॉन ने। ये एक रिटायर्ड प्रोफेसर है वीरोलॉजी के क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज में। इनका स्टेटमेंट, और इस स्टेटमेंट को आप एग्जाम में कोट कर सकते हो इनके नाम के साथ। अकॉर्डिंग टू दिस, चूंकि ये एक मेडिकल कम्युनिटी के, एक मेडिकल प्रोफेशन के पर्सन है, तो इनके स्टेटमेंट की वैल्यू। ये क्या बोल रहे हैं? इंडिया इज पॉलिटिकली एंड कल्चरली वन कंट्री बट एपिडेमियोलॉजिकली इट हैज मेनी कंट्रीज रोल्ड इनटू वन। ये डॉक्टर जैकब जॉन बोल रहे हैं। अब इससे देखते हैं। दिस इज अ रेस्पिरेटरी वायरस and it was always a mistake to think that a single strategy, a national lockdown for instance, would be effective for the whole country। कहने का मतलब ये है जैकब जॉन साहब का कि भैया, इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है, हम लोग पॉलिटिकली वन है, कल्चरली भी आप कह सकते हो कुछ हद तक हम वन है, बट बहुत सारे कल्चर्स हैं इंडिया में, बहुत सारे रीजन्स है, बहुत सारे कल्चर्स है। इससे कहने का मतलब क्या है जैकब जॉन जी का? लोगों का जो रहने का तरीका है देश के अलग अलग भागों में वो अलग है। जो हाई एंड मिडिल क्लास के लोग हैं वो अलग तरीके से रहते हैं, लोअर मिडिल क्लास थोड़ा अलग, लोअर क्लास अलग, माइनॉरिटीज अलग तरीके से, ट्राइबल पीपल अलग तरीके से।
हर इंसान के रहने का तरीका अलग है और वो रीजन के हिसाब से वेरी करता है। उन सबके लिए एक स्ट्रेटजी ढूंढी आपने, नेशनल लॉकडाउन, तो वो कुछ हद तक फेल होना भी है। हालांकि नेशनल लॉकडाउन को फेल्योर नहीं कहा जाएगा दोस्तों, बहुत हद तक नेशनल लॉकडाउन केसेस को रोकने में सक्सेसफुल रहा है, लेकिन नेशनल लॉकडाउन को केवल स्ट्रेटजी आपने बताया, ये गलत है। फिर शुरू शुरू में हर्ड इम्यूनिटी की काफी बातें सुनने को मिल रही थी। हर्ड इम्यूनिटी क्या है कि भैया अगर मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन को कोरोना पैंडेमिक हो गया तो ऑटोमेटिकली जो मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन है वो इम्यून हो जाएगी। जब वो इम्यून हो जाएगी तो आगे जो कोरोना पैंडेमिक का फैलाने का जो रेट है वो रुक जाएगा। ये चीज शुरू की थी यूके के प्राइम मिनिस्टर ने। यूके में बहुत जबरदस्त तरीके से फेल हुई और इंडिया में इसकी कोई प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी थी नहीं। क्योंकि इंडिया में यह बताया गया कि हर्ड इम्यूनिटी आएगी 70% पे, यानी कि जब 130 करोड़ मान लीजिए जनता है हमारी इंडिया की, 130 या 140 करोड़ मान लीजिए, ये जनता का जब 70% इन्फेक्ट हो जाएगा तब हर्ड इम्यूनिटी आएगी। यार अभी के लिए 30 लाख केसेस हैं, 3 मिलियन केसेस हैं, आप 130 करोड़ में से 70 करोड़ लोगों को इन्फेक्ट करने की बात कर रहे हो, तो बेकारी बिल्कुल अप्रोच हो गई ना, ठीक है ना। 13 इंटू 7 कितना हो गया, 91 करोड़। आप 91 करोड़ लोगों को इन्फेक्ट करके हर्ड इम्यूनिटी ला रहे हो, ये तो बिल्कुल ही बेकार डिसीजन हुआ, एकदम ही वाहियात स्ट्रेटजी हो गई हर्ड इम्यूनिटी वाली स्ट्रेटजी। तो शुरुआत में जरूरी क्या थी, शुरुआत में जरूरी ये था कि भैया ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग करिए और टेस्टिंग के बाद आप फिजिकल डिस्टेंसिंग की प्रोटोकॉल्स को लगाओ और आप उन लोगों को आइसोलेट करो जिनको कोविड-19 है। शुरुआत में क्या बातें चल रही थी कि भैया हर्ड इम्यूनिटी कर लो, ठीक है। कुछ लोग ये बोल रहे थे कि भैया वैक्सीन ही इन्फेक्शंस को रोक सकता है, हर्ड इम्यूनिटी ही इन्फेक्शंस को रोक सकती है। ये चीजें गलत साबित हुई। किसने बताया ये चीज गलत हुई? यूरोप ने बताया। यूरोप में इटली जैसी कंट्रीज में चले जाइए, स्विट्जरलैंड में चले जाइए, 200, 300, 400 केसेस आ रहे हैं दिन में, कुछ में तो 100 से कम केसेस आ रहे हैं। उन्होंने रोक लिया। क्या उन्होंने हर्ड इम्यूनिटी से रोका? क्या उन्होंने वैक्सीन से रोका? वैक्सीन तो बनी ही नहीं अभी। उन्होंने रोका फिजिकल डिस्टेंसिंग से, इंक्रीज टेस्टिंग से, और हमारे यहाँ टेस्टिंग बहुत बाद में चली। इनफैक्ट जैकब जॉन जी यहां पे बोल रहे हैं कि भैया देखिए शुरुआत में तो केवल एक ही लेबोरेटरी थी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, जहां पे कोविड-19 के सैंपल्स को टेस्ट किया जा सकता था। वो तो बाद में जब धीरे धीरे ये वायरस फैलना शुरू हुआ तब गवर्नमेंट को समझ में आया कि भैया ज्यादा जरूरत है। लेकिन जैकब जॉन जी साफ साफ यहां पे ये बोल रहे हैं कि भैया टेस्टिंग कैपेसिटी को बहुत पहले एक्सपैंड करना चाहिए था, लेकिन वो किया नहीं गया। टेस्टिंग कैपेसिटी, आइसोलेशन, फिजिकल डिस्टेंसिंग, यही तरीका था इसको रोकने का और अभी भी यही तरीका है रोकने का। अभी के लिए तो गवर्नमेंट प्रोएक्टिव लेवल पे इन्वॉल्व हो रही, बस उस लेवल की इन्वॉल्वमेंट नहीं है और शुरुआत में तो गवर्नमेंट ने इग्नोर किया इन चीजों को। जनरल स्टडीज पेपर 2 में हेल्थ में ये चीज आपको काम आएगी। आगे चलते हैं। नेक्स्ट चीज है सेंटर फॉर्म्स नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन। ये क्या बोल रहा है भाई? इसमें क्या है, सेंटर ने बनाया है नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन। क्यों बनाया है? एक ट्रांसजेंडर पर्संस प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट आया था 2019 के अंदर। इस 19 के अंदर यह बोला गया था कि भैया एक नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर पर्संस बनाया जाएगा इस एक्ट के अंदर। इसलिए बनाया गया। किसने बनाया? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट में, ठीक है। इस जो काउंसिल को बनाया गया, इस काउंसिल के चेयरपर्सन कौन होंगे? तो सोशल जस्टिस मिनिस्टर इसके चेयरपर्सन होंगे। इसमें मेंबर्स होंगे अलग अलग मिनिस्ट्रीज के, ऑफिशियल्स होंगे अलग अलग मिनिस्ट्रीज के, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, होम अफेयर्स, माइनॉरिटी अफेयर्स, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, रूरल डेवलपमेंट, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स, डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर, नीति आयोग, हर जगह से इसमें लोग होंगे। ट्रांसजेंडर कम्युनिटी से 5 लोगों को नॉमिनेट किया गया इस काउंसिल में। कौन कौन है ये नाम यहां पे लिखे हैं, आप नाम देख सकते हैं। ये लोग काफी खुश हैं। इन लोगों ने बोला है, खासकर इनमें एक मैम है लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी, इन्होंने बोला है कि अब हम इस काउंसिल के साथ जुड़ के ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड्स बनाएंगे सारे स्टेट में, और हमारी कम्युनिटी के लिए जो भी इंपॉर्टेंट चीजें जैसे कि फूड, हाउसिंग, हेल्थ केयर, एजुकेशन, इन सब चीजों पे ध्यान देंगे। मेरे पर्सनल ओपिनियन में ट्रांसजेंडर्स के लिए ये चीज बनानी बहुत ज्यादा जरूरी थी। दोस्तों देखिए, हमारे सोशल सेटअप की जब बात होती है तो हम लोग कास्ट बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन की बात करते हैं, रिलीजन के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन की बात करते हैं, लेकिन एक डिस्क्रिमिनेशन सेक्स के बेसिस पे भी होता है। सिर्फ फीमेल के अगेंस्ट ही नहीं, मेल और फीमेल के अलावा ये जो थर्ड जेंडर है जिनको आप बोलते हो ट्रांसजेंडर्स, ठीक है, इनमें भी बहुत से वेरिएशन होते हैं, उनमें ना जाते हुए ट्रांसजेंडर को हमेशा से जो हमारा मेन स्ट्रीम सोसाइटी है उससे अलग रखा गया। कभी कभी
अगर आपने अपने नेबरहुड में ध्यान दिया हो, हम लोग जो लोग सबर्बन इलाके में रहते हैं, मैं लखनऊ के भी एक बिल्कुल आउटस्कर्ट में एक सबर्बन जगहों पे रहता हूं, वहां पे मैंने छोटे में एक चीज देखी। एक परिवार में एक बच्ची पैदा हुई, उन्होंने शुरू में किसी को बताया नहीं कि वो कौन है, उन्होंने बोला लड़की पैदा हुई है, बट एक्चुअली में दैट वाज अ थर्ड जेंडर, ट्रांसजेंडर। ओके, वो ना लड़का था ना लड़की थी। उस फैमिली को, उस लड़की को अपने पास रखने नहीं दिया गया। इनका ग्रुप आया और ये ग्रुप उस लड़की को उस फैमिली के पास से लेके चला गया। उस फैमिली को लिटरली परेशान कर रहे थे पड़ोसी कि ये क्या हो गया, हाय राम, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। इस तरीके की हाय तौबा मचा रखी थी। इस तरीके की हमारी दकियानुसी ख्यालात हैं, फालतू के ख्यालात हैं, जिसको सुधारने की जरूरत है, जिसके लिए इस तरीके की बॉडीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये करेंगे क्या और इस एक्ट में क्या क्या लिखा हुआ है, ये आपको इस स्लाइड में अवेलेबल हो जाएगा। कुल इलाके इस एक्ट में उस हर चीज को जोड़ा गया है जो इन ट्रांसजेंडर पर्संस के अलावा डिस्क्रिमिनेशन करता है, चाहे वो एजुकेशन के फील्ड में हो, चाहे वो नौकरी के फील्ड में हो, चाहे वो हेल्थ केयर के फील्ड में हो, चाहे वो कहीं रह के घर खरीदने के फील्ड में हो, चाहे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में एम्प्लॉयमेंट के फील्ड में हो। हर जगह इन ट्रांसजेंडर पर्संस को बराबर का हक देने की बात की गई है। जनरल स्टडीज पेपर 4 में ये चीज आपको काफी काम आ सकती है। एक और छोटी सी न्यूज निकल के आई, कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। नेशनल हाईवे 248A, ठीक है, एक स्ट्रेच है, आप कह सकते हो। एक ये 2 मेंबर टीम ऑफ एक्सपर्ट्स बनाया गया है। हुआ ये कि कॉरिडोर कोलैप्स कर गया। इस फोटो में आपको ये कॉरिडोर नजर आ रहा है। इस पूरे कॉरिडोर को 1300 करोड़ रुपए में बनवाया गया था। ओके, क्या करता था? द एलिवेटेड पोर्शन ऑफ द प्रोजेक्ट कनेक्ट्स राजीव चौक विद बादशाहपुर एरिया एंड इट इज मेंट टू डीकंजेस्ट सोहना रोड। अब वैसे देखा जाए तो ये एक छोटी सी न्यूज है दिल्ली की, आपके काम की नहीं है, बट हाँ, डिजास्टर मैनेजमेंट के फील्ड में ये चीज आपके काम की है। जरूरी है यहां पे इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन और लोगों के सामने एक सही इंफॉर्मेशन के फॉर्म में लेके आना। वैसे तो ये रोड अंडर कंस्ट्रक्शन थी, कोई ट्रैफिक इसमें मूव कर नहीं रहा था, तो इसकी वजह से कोई जान नहीं गई है, लेकिन फिर भी ये जो गुरुग्राम से लेकर अलवर तक की ये जो रास्ता था जिसके में ये सेक्शन बन रहा है, इस सेक्शन को बनाने में दोस्तों देखिए कुछ सब स्टैंडर्ड मटेरियल लगा है, ऐसा इल्जाम लगाया गया है। ठीक है, 2 मेंबर टीम ऑफ एक्सपर्ट्स एप्रीहेंशन दैट यूज ऑफ सब स्टैंडर्ड कंस्ट्रक्शन मटेरियल कुड हैव लेड टू द कोलैप्स ऑफ अ पोर्शन ऑफ द एलिवेटेड कॉरिडोर ऑन सोहना रोड। एक छोटा सा कॉरिडोर गिरा है यहां से लेके यहां तक का सोहना रोड पे। अब इस बात पे इल्जाम लग रहा है कि भाई इतना गिर सकता है तो बाकी भी कर सकते हैं, तो बाकी चीजों को बनवाने में क्या कोई गंदा मटेरियल लगा है, कुछ प्रॉब्लम है? नेशनल हाईवे 248A पे है ये, तो इसके ऊपर एक इंक्वायरी की बात करी जा रही है। आरटीआई एक्टिविस्ट और विसल ब्लोअर्स अधिकार ने सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को लिखा है लेटर, सीबीआई को लिखा है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट को लिखा है कि भैया बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने कॉन्ट्रैक्टर के साथ मिलकर यहां पे करप्शन किया है, इनके अगेंस्ट एफआईआर फाइल की जाए। जनरल स्टडीज पेपर 4 में चैलेंजेस ऑफ करप्शन में ये आपको काम देगा। वैसे तो देखिए कहीं पे भी इस तरीके की न्यूज कवर नहीं करी जाती है, बट फिर भी चूंकि एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डिजास्टर मैनेजमेंट से भी डील करता है और पब्लिक करप्शन से भी डील करता है, इसलिए मैंने यहां पे इसको इंक्लूड किया। इस केस का बैकग्राउंड क्या है दोस्तों कि देखिए, जब बाबरी मस्जिद डेमोलिशन हुआ था उसके बाद एक केस चला था कुछ बीजेपी लीडर्स पे, जैसे कि एल.के. आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती। तो इन लीडर्स के अगेंस्ट में और वो जो हजारों कार सेवक थे जो कि इन्वॉल्व थे बाबरी मस्जिद के डिमोलिशन में, इनके अगेंस्ट में बीजेपी संघ परिवार लीडर्स के अगेंस्ट में क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का केस चालू हुआ था। ठीक है, इसको द रायबरेली केस भी बोला गया। सुप्रीम कोर्ट ने बाद में इस केस को मजिस्ट्रेट कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया, फिर ये सीबीआई कोर्ट इन लखनऊ भी पहुंच गया। अभी सीबीआई इसकी इंक्वायरी कर रही है, एक केस चल रहा है। ठीक है, तो पहले रायबरेली कोर्ट हुआ, फिर वो मजिस्ट्रेट कोर्ट गया और फिर वहां से ये पहुंच गया सीबीआई। ठीक है, इस रायबरेली केस में बीजेपी को और संघ परिवार लीडर्स को हेट स्पीच देने के लिए चार्ज करने की बात कही गई है। साथ साथ अननोन जो कार सेवक थे जो कि बाबरी मस्जिद डेमोलिशन में इन्वॉल्व थे, उनके ऊपर भी केस है। इसको द लखनऊ केस भी कहा जाता है। इन्वेस्टिगेट कर रही सीबीआई। शुरुआत में ये रायबरेली के मजिस्ट्रेट कोर्ट में शुरू हुआ, फिर पहुंच गया सीबीआई। अभी क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली इस कोर्ट को, यानी कि जो लखनऊ में इस कोर्ट में जो सुनवाई चल रही है, इसको सीधे सीधे बोला है कि भाई आप अपना डिसीजन सुनाइए 1 महीने के अंदर अंदर, आपको टाइम देते हैं 30 सितंबर तक आप ट्रायल कंप्लीट करिए और अपना वर्डिक्ट सुनाइए। ये इस कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट ने
वर्डिक्ट दिया। 3 जज बेंच लेड बाय जस्टिस रोहिंटन नरीमान ने अलाउड अ रिक्वेस्ट मेड बाय स्पेशल जज एसके यादव फॉर मोर टाइम। और टाइम मांगा गया था इसके लिए। डेडलाइन पहले 31 अगस्त थी, 1 महीने का टाइम और दे दिया गया और बोला गया कि 30 सितंबर तक अपनी सजा सुनाइए। क्या हुआ? पहले बहुत सारे केसेस फाइल हुए थे जब ये बाबरी मस्जिद केस का डेमोलिशन हुआ था। विद द क्लबिंग ऑफ द केसेस एंड रिवाइवल ऑफ द कॉन्स्पिरेसी चार्ज, द एक्यूज्ड पॉलिटिकल लीडर्स आर बीइंग ट्राइड अंडर अ कंपोजिट चार्ज शीट फाइल्ड बाय द सीबीआई ऑन 5 अक्टूबर 1993। तो 5 अक्टूबर 1993 को चार्जशीट फाइल हुई, तब से केस चल ही रहा है, आज तक इसका डिसीजन आया नहीं। जनरल स्टडीज पेपर 3 में एक छोटी सी डेवलपमेंट है, बता दी मैंने आपको। ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज है दोस्तों। सेवरल एरियाज इनंडेटेड आफ्टर सर्ज इन कृष्णा लेवल। देखिए, कृष्णा नदी इस समय पे आपका मॉनसून के टाइम पे इसमें पानी कुछ ज्यादा ही आ जाता है, पानी ओवरफ्लो करने लगता है, जिसकी वजह से फ्लड्स के चांसेस रहते हैं। प्रकाशम बैरेज के समय पे, प्रकाशम बैरेज एक जगह है आपकी कृष्णा डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश में। ये जो प्रकाशम बैरेज है, हर घंटे पे कल की डेट में जो पानी था, पानी का इनफ्लो इस प्रकाशम बैरेज में बढ़ रहा था। ओके, अगर प्रकाशम बैरेज की बात की जाए तो ये दिख रहा है आपको प्रकाशम बैरेज। ये इसके फ्लड गेट्स हैं, ये खुल जाते हैं, पानी पास होने लगता है, ऊपर से एक रोड पास हो रही है, विजयवाड़ा शहर में आपको प्रकाशम गेट मिल जाएगा। अगर इस प्रकाशम बैरेज की बात की जाए तो समवेयर हेयर इज प्रकाशम बैरेज। ओके, समवेयर हेयर इज प्रकाशम बैरेज। यहां पे इस न्यूज में एक और प्रोजेक्ट की बात हो रही है, पुलिचिंतला प्रोजेक्ट। पुलिचिंतला प्रोजेक्ट इस मैप में समवेयर यहां पे। ओके, तो ये जो कृष्णा नदी है दोस्तों, इस कृष्णा नदी पे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं। श्री सैलम प्रोजेक्ट है, पावर प्रोजेक्ट, जहां पे अभी वो फायर वाला इंसिडेंट हुआ है। नागार्जुना डैम इस पे है। पुलिचिंतला प्रोजेक्ट, प्रकाशम बैरेज, ये सब कृष्णा नदी पे ही है। ओके, कृष्णा नदी की ट्रिब्यूटरीज के लिए मैंने वीडियोस ऑलरेडी बना रखी है, आप जाके देख सकते हो। तो आपको दिख रहा है, ये रही आपकी गुंटूर डिस्ट्रिक्ट और ये रही आपकी कृष्णा डिस्ट्रिक्ट। इन दोनों के बीच में आपका कृष्णा डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ता है ये प्रकाशम बैरेज। प्रकाशम बैरेज नींद में ये न्यूज में इसलिए है क्योंकि इस बैरेज में जो इनलेट आ रहा है पानी का, वो बहुत ज्यादा आ रहा है। अब एक लिमिट से ज्यादा इनलेट किसी भी बैरेज में आएगा तो ऑब्वियसली बात, उसकी दीवारों पे प्रेशर पड़ेगा, तो उसका आउटलेट छोड़ दिया जाता है। क्या आता है दोस्तों, देखिए, इस बैरेज का काम ये होता है कि ये बैरेज एक बहुत बड़े पानी को रोक के रख सकता है और उस पानी को समय की रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से छोड़ा जाता है। मॉनसून के समय पे कृष्णा नदी में पानी अच्छा खासा आ जाता है, अभी बहुत तगड़ा पानी कृष्णा नदी में। अब इस प्रकाशम बैरेज की एक लिमिट है पानी रोकने की, और अगर इस प्रकाशम बैरेज से पानी छूटा तो ये जो इलाके हैं आपके इस बैरेज के आगे, यहां पे फ्लड्स आ सकते हैं। इसीलिए ये जो प्रकाशम बैरेज के डाउनस्ट्रीम इलाके हैं, इनको काफी खाली कराया गया। ओके, क्योंकि प्रकाशम बैरेज में जो इनलेट हो रहा था पानी का, वो बहुत तेजी से हो रहा था, तो जो आउटपुट होने के चांसेस थे वो बहुत ज्यादा थे। तो ये जो प्रकाशम बैरेज के डाउनस्ट्रीम एरिया से यहाँ पे फ्लड्स ना आ जाए, इसलिए यहाँ पे काफी सारा डिस्प्लेसमेंट किया लोगों को कुछ जगहों से हटाया गया, ताकि भैया फ्लड्स उनको अफेक्ट ना करें। जनरल स्टडीज पेपर 3 में इस तरीके की जो इंफॉर्मेशन है वो आपको काम दे सकती है। फिर भैया स्वरा भास्कर मैडम, इन मैडम ने एक स्टेटमेंट दिया था जब बाबरी मस्जिद डिमोलिशन पे जजमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट का। उस समय पे स्वरा भास्कर मैडम जी ने क्या बोल दिया, We are living in a country where the Supreme Court states in a judgment that demolition of Babri Masjid was unlawful, and in the same judgment rewards the same people who brought down the mosque. तो भैया इन्होंने बड़ा ही कंट्रोवर्शियल और पॉलिटिकल स्टेटमेंट दे दिया स्वरा भास्कर जी ने। हालांकि अब इनके स्टेटमेंट की उतनी वैल्यू थी नहीं, रीजन बीइंग ना ये धर्मगुरु हैं, ना ही ये कोई बहुत बड़ी पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं, ये एक एक्ट्रेस है। तो वैसे तो इनके स्टेटमेंट का उतना फर्क नहीं पड़ा, लेकिन इनके खिलाफ एक पिटीशन फाइल की है कर्नाटका की एक रेजिडेंट है उषा शेट्टी जी। उषा शेट्टी जी ने एक पिटीशन फाइल की सुप्रीम कोर्ट में, और उस पिटीशन में क्या बोला, क्रिमिनल कंटेम्प्ट के चार्जेस लगाइए स्वरा भास्कर जी के ऊपर। क्यों? क्योंकि स्वरा भास्कर जी ने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पे सवाल उठाया, लोगों को सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रही है। हालांकि इतना इनका मॉरल वो है नहीं कि ये लोगों को सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ भड़का पाए, बट ये इल्जाम लगाया था उषा शेट्टी जी को। यहां पे अब होता यह है दोस्तों, यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, द प्रायर कंसेंट ऑफ द अटॉर्नी जनरल इज रिक्वायर्ड फॉर द सुप्रीम कोर्ट टू इनिशिएट कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग एक्शन इन अ केस। अगर किसी भी केस में क्रिमिनल कंटेम्प्ट एक्शन को शुरू करना है तो अटॉर्नी जनरल की परमिशन चाहिए। अटॉर्नी जनरल ने स्वरा भास्कर जी के अगेंस्ट क्रिमिनल कंटेम्प्ट के केस को शुरू करने से मना कर दिया। ऑलरेडी एक क्रिमिनल कंटेम्प्ट का केस चल रहा है प्रशांत भूषण जी के अगेंस्ट,
उसके चक्कर में वैसे ही सुप्रीम कोर्ट की हाय तौबा हुई है। उसके बाद अगर स्वरा भास्कर जी के अगेंस्ट भी क्रिमिनल कंटेम्प्ट का केस खोल देंगे तो ऑब्वियसली बात सुप्रीम कोर्ट पे और उंगलियां उठ सकती हैं। इसीलिए जो हमारे अटॉर्नी जनरल है के वेणुगोपाल जी, उन्होंने बोला है कि देखिए ये जो चार्जेस लगाए हैं आपने स्वरा भास्कर जी के ऊपर स्कैंडलाइजिंग द कोर्ट के, ये सही नहीं है, क्योंकि यहां पे स्पेसिफिकली इन्होंने जुडिशरी का नाम नहीं, जुडिशरी बोला है मतलब सुप्रीम कोर्ट का नाम ले लिया, हालांकि वो सीधे सीधे अटैक सुप्रीम कोर्ट पे ही था। बट के वेणुगोपाल जी का व्यू पॉइंट है कि स्वरा भास्कर जी के ऊपर ये जो चार्ज लगाया गया है क्रिमिनल कंटेम्प्ट का, ये सही नहीं है। दिस बेसिकली कह रहे हैं ना, द टाइटल डिस्प्यूट अपीयर्स टू बी अ फैक्चुअल वन एंड हर परसेप्शन। तो के वेणुगोपाल जी कह रहे हैं कि ये जो स्वरा भास्कर बोल रही हैं, ये स्वरा भास्कर का पर्सनल परसेप्शन है। ओके, ये सुप्रीम कोर्ट के ऊपर एक कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग को नहीं मानता है। हालांकि उषा शेट्टी जी मानी नहीं है, ये सॉलिसिटर जनरल के पास पहुंच गई हैं और सॉलिसिटर जनरल से जाके बोल रही हैं कि स्वरा भास्कर के अगेंस्ट क्रिमिनल कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग शुरू करनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट को। जनरल स्टडीज पेपर 2 में ये आपको काम आएगा जुडिशरी के अंदर। फाइनली, पाकिस्तान डिनाइज दाऊद्स प्रेजेंस इन इट्स टेरिटरी। ये न्यूज चल रही है अभी काफी दिनों से। देखिए, 2 स्पेशल रेगुलेटरी ऑर्डर्स निकाले पाकिस्तान ने, इसकी पाकिस्तान के मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स में, जिसमें 88 टेररिस्ट को, जिसमें दाऊद इब्राहिम भी है, हाफिज सईद, जकीरुर रहमान लखवी, इस तरीके के लोग हैं, वो लोग जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की आईसिल सैंक्शन लिस्ट में, अलकायदा सैंक्शन लिस्ट में, उनके नाम्स को रिलीज किया और उनके खिलाफ एक एक्शन लेने की बात की गई है। इसमें दाऊद इब्राहिम का भी नाम था। तो जैसे इस लिस्ट में दाऊद इब्राहिम का नाम आया, यहां पे लोग ये बोलने लगे कि चलो फाइनली मान लिया पाकिस्तान ने कि दाऊद इब्राहिम वहां पे है। बट अभी पाकिस्तान की तरफ से फिर से एक स्टेटमेंट आया जहां पे पाकिस्तान ये बोल रहा है कि दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में नहीं है। हालांकि दाऊद इब्राहिम को पाकिस्तान में 5 पासपोर्ट इशू किए गए और 3 रेजिडेंशियल एड्रेसेस हैं दाऊद इब्राहिम के, लेकिन पाकिस्तान में दाऊद इब्राहिम है नहीं। अभी होने क्या वाला है दोस्तों, अक्टूबर में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का प्लेनरी सेक्शन है। ऑलरेडी पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाल के रखा गया है। बहुत सारे फाइनेंशियल सेक्शंस लगने का डर है पाकिस्तान को अगर इनको ब्लैकलिस्ट कर दिया FATF में। ओके, फाइनेंशियल सेक्शंस पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए बहुत ज्यादा डिवास्टेटिंग होंगे, क्योंकि ऑलरेडी पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो इस समय पे बहुत ज्यादा फ्रेजाइल है। इतनी ज्यादा फ्रेजाइल है, ऑलरेडी उनके पास जो उनके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो बचे नहीं है। सऊदी अरेबिया का जो फाइनेंशियल सपोर्ट है वो सऊदी अरेबिया वापस खींच रहा है। चाइना लोन पे लोन बांट रहा है, जिसपे चाइना इंटरेस्ट भी लेगा, और चाइना की उधार के अंदर जाता जा रहा है पाकिस्तान। तो इस समय पे पाकिस्तान को जरूरी है कि वो अपनी इकोनॉमी को सैंक्शन से बचाए, और उसके लिए उसको FATF को खुश करना पड़ेगा। और उसको खुश करने के लिए ये 2 SRO रेगुलेटरी ऑर्डर्स पास किए पाकिस्तान ने। हालांकि पाकिस्तान ने यह भी बोला कि जितने भी टेररिस्ट हैं ये हमारी टेरिटरी में है नहीं। देखिए, दे आर नॉट हेयर, ये हमारी टेरिटरी में है नहीं, बट फिर भी हम इनके खिलाफ सैंक्शंस लगा रहे हैं। तो हमारी जो भी पाकिस्तानी की पुलिस है, जो अथॉरिटीज है, इनको हम बोल देंगे कि कहीं भी ये लोग दिखें तो इनके मूवमेंट को ब्लॉक करो, इनके एसेट्स को फ्रीज करो। इस तरीके की बातें बोली है। देखिए, कुछ बहुत सब्सटेंशियल नहीं बोला है पाकिस्तान ने। बस पाकिस्तान अब FATF की जो मीटिंग है अक्टूबर में वो बहुत पास है, और FATF वालों को खुश करना है ताकि अपने आप को ग्रे लिस्ट से निकाला जाए। और इसके लिए पाकिस्तान मैक्सिमम ये कर सकता था। ओके, जबकि पाकिस्तान और पूरी दुनिया को पता है कि ये सारे के सारे टेररिस्ट कहां हैं, पाकिस्तान में भी है। तो इससे आप ये पता कर सकते हो कि पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिटिक्स के अंदर, पाकिस्तान की सरकार के अंदर, पाकिस्तान की आर्मी के अंदर इस तरीके के लोगों का कितना तगड़ा इन्फ्लुएंस है। इतने ज्यादा इंटरनेशनल प्रेशर के बावजूद भी पाकिस्तान इन लोगों के खिलाफ कोई एक्शन ले नहीं पा रहा है। ये भी टॉपिक आपके लिए बहुत काम का है। जनरल स्टडीज पेपर 3, सिक्योरिटी चैलेंजेस एंड देयर मैनेजमेंट इन बॉर्डर एरियाज, लिंकेजेस ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम विद टेररिज्म। ये थी आज की इंपॉर्टेंट न्यूज दोस्तों। जितने भी तोड़ के डिटेल न्यूज में आपके सामने ला सकता था, उतनी डिटेल न्यूज में आपके सामने लेके आया हूं। नीचे कमेंट बॉक्स में अपने व्यू पॉइंट जरूर बताइएगा। आई होप आपको कल की जो मेरी UPSC प्रिपरेशन की वीडियो है वो अच्छी लगी हो। फिर से बता रहा हूं, आप लोग जो भी UPSC की तैयारी कर रहे हैं, मैं जो भी वीडियोस बना रहा हूं आप उनको देखिए। 2021 में जो प्रीलिम्स का एग्जाम है उससे पहले मैं पूरा कोर्स आपका स्टैटिक खत्म कर दूंगा। मेरे करंट अफेयर्स को देखते रहिए, आपको इनसे काफी मदद मिल जाएगी। इधर उधर सोर्सेस के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। आंसर राइटिंग के लिए और कुछ वैल्यू एडिशन के लिए
बहुत स्पेसिफिक वैल्यू एडिशन के लिए कुछ और इनिशिएटिव्स हैं जो मैं आने वाले समय में लॉन्च करूंगा। तब तक आप अपने पूरे दम से पढ़ते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। हैव अ ग्रेट डे। गुड बाय।